बच्चों, हम क्लास 12 की फ्लाइट जर्नल इंग्लिश का पार्ट सेकंड ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें चैप्टर नंबर 1 है यूज़ ऑफ वर्ब टू बी। टू बी में हम इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग करना सीखेंगे। यानी कि इस चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में जो भी सेंटेंस दिए गए हैं उनमें हम इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग करना सीखेंगे कि किस प्रकार के सेंटेंस में वाक्यों में इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान पढ़ेंगे कि इन वाक्यों की पहचान क्या है। इन वाक्यों की पहचान है कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट तो होता है लेकिन कोई कार्य नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट तो होगा लेकिन सब्जेक्ट कोई काम नहीं करेगा। आइडेंटिफिकेशन, सब्जेक्ट बट नो एक्शन, यानी सब्जेक्ट तो होगा लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य या कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कार्य करना, कार्य करने वाला, यानी कि कार्य करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। एक्शन, एक्शन क्या होता है? कोई भी कार्य। जैसे आप इस एग्जांपल से समझिए, सीता खाना बना रही है। इस वाक्य में सीता खाना बनाने का कार्य कर रही है, तो यहाँ पर एक्शन या कार्य क्या हुआ? खाना बनाना। अब हम इसके रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, इन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है, यानी कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जो होता है, वह कोई भी एक्शन या कार्य नहीं करता है। रूल 2, इन वाक्यों में सब्जेक्ट का गुण, अवगुण, रंग, रूप, पद, पेशा, उम्र, दूरी आदि का वर्णन होता है। यानी कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट की कोई ना कोई विशेषता बताई जाती है, जैसे उसका गुण, अवगुण, रंग, रूप, पद, पेशा, उम्र या दूरी आदि के बारे में बताया जाता है। मतलब इन वाक्यों में सब्जेक्ट की कोई ना कोई विशेषता बताई जाती है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के क्या नियम है या क्या रूल है उसको हम पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सब्जेक्ट को हम लोग जान चुके हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है कार्य करने वाला। बी में हम इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसको समझेंगे। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का अर्थ हिंदी में होता है पूरक, यानी कि कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? पूरक। और इस कॉम्प्लीमेंट या पूरक का अर्थ होता है पूर्ण करने वाला। जैसे कि अब हम इस कॉम्प्लीमेंट को इस टेबल से समझेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हो कि कोई भी वाक्य जो होता है उसके दो भाग होते हैं, या कोई भी सेंटेंस जो होता है उसके दो भाग होते हैं। एक भाग सब्जेक्ट होता है और दूसरा भाग प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर प्रेडिकेट के 2 पार्ट्स हैं, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ सेंटेंस नंबर 1 देखिए, दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। हमें इस वाक्य का सेंटेंस का अर्थ समझ में आ रहा है कि यह एक वाक्य है, लेकिन अगर हम ए पेन नहीं लिखते हैं तो इस वाक्य का हमें अर्थ समझ में नहीं आता है। और जैसे ही हम यहाँ पर ए पेन लिख देते हैं तो इस वाक्य का हमें अर्थ समझ में आ जाता है। इसका मतलब है कि ए पेन इस वाक्य का कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए पेन इस वाक्य का पूरक है, क्योंकि ए पेन वर्ड ने ही इस वाक्य को पूरा किया है। नेक्स्ट, रमेश वॉज ऑनेस्ट, रमेश ईमानदार था। रमेश ईमानदार था। तो अगर हम यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं लिखेंगे तो इस वाक्य का हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा। और जैसे ही हम यहाँ पर ऑनेस्ट लिख देते हैं तो हमें इस वाक्य का अर्थ समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार ये ऑनेस्ट वर्ड जो है इस वाक्य का या सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है या पूरक है, क्योंकि इसी की वजह से यह वाक्य पूरा हुआ है। नेक्स्ट, द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल, किताबें मेज पर हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर ऑन द टेबल नहीं लिखते हैं तो हमें यहाँ पर इसका अर्थ समझ में नहीं आता, और जैसे ही हम यहाँ पर ऑन द टेबल लिख देते हैं तो हमें इस वाक्य का अर्थ समझ में आ जाता है। इसका मतलब ऑन द टेबल इस वाक्य का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट, यू वर इन द फील्ड, तुम मैदान में थे। तो अभी हमें इस वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है कि तुम मैदान में थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इन द वर्ड को छिपा लेते हैं और नहीं लिखते हैं तो क्या हमें इस वाक्य का अर्थ समझ में आ रहा है? नहीं आता है। तो और हम अगर इन द फील्ड लिख देते हैं तो हमें इस वाक्य का अर्थ समझ में आ जाता है। तो इसका मतलब है इन द फील्ड
इस सेंटेंस का या इस वाक्य का कॉम्प्लीमेंट है या पूरक है या पूरा करने वाला है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ पर आई एम ए टीचर का अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि मैं एक अध्यापक हूँ, लेकिन अगर हम ए टीचर नहीं लिखते हैं तो हमें इस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। और जैसे ही हम ए टीचर लिख देते हैं तो हमें इस वाक्य का अर्थ समझ में आ जाता है। इसका मतलब ए टीचर इस वाक्य का कॉम्प्लीमेंट है या पूरक है या पूरा करने वाला है। रुचि इज ब्यूटीफुल, रुचि सुंदर है। तो इस वाक्य का हमें अर्थ समझ में आ गया है कि रुचि सुंदर है, लेकिन अगर हम ब्यूटीफुल वर्ड नहीं लिखते हैं तो हमें इस वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आता है। और जैसे ही हम यहाँ पर ब्यूटीफुल वर्ड्स लिख देते हैं तो यह इसका क्या हो जाता है, पूरक हो जाता है या कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि ब्यूटीफुल वर्ड ने ही इस वाक्य को पूरा किया है। तो बच्चों, आपको कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक या पूरा करने वाला। तो इन वर्ड्स, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, ए पेन, ऑनेस्ट, ऑन द टेबल, इन द फील्ड, ए टीचर, ब्यूटीफुल, तो इनकी वजह से ही ये सेंटेंस पूरे हुए हैं। तो इस सेंटेंस का ए पेन कॉम्प्लीमेंट है, टू का ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, द बुक्स आर ऑन द टेबल, थर्ड का ऑन द टेबल कॉम्प्लीमेंट है, फोर्थ में यू वर इन द फील्ड, फोर्थ सेंटेंस में कौन है कॉम्प्लीमेंट? इन द फील्ड। आई एम अ टीचर, तो इस सेंटेंस में अ टीचर इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। रुचि इज ब्यूटीफुल, रुचि सुंदर है, इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है या पूरक है। सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो और उसका सब्जेक्ट एक वचन है, यानी कि कर्ता जो है एक वचन में है, तो इसका और एम का प्रयोग होगा। और अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है और वो सब्जेक्ट बहुवचन में है तो वहाँ पर आर का प्रयोग होगा। और अगर सेंटेंस पास्ट में है और एक सब्जेक्ट एक वचन करता है तो वाज का प्रयोग होगा। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है, यानी कि कर्ता जो बहुवचन में है, सब्जेक्ट जो बहुवचन में है, तो वहाँ पर वर का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखो, रमेश वाज ऑनेस्ट, रमेश ईमानदार था। तो हम इस सेंटेंस को पास्ट में, ये सेंटेंस पास्ट में है, अगर हम इसे प्रेजेंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रमेश इज ऑनेस्ट, रमेश ईमानदार है। तो अब यहाँ पर ये प्रेजेंट में बन गया, और रमेश क्योंकि एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, लेकिन अगर हम इसे पास्ट में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? द बुक्स वर ऑन द टेबल, किताबें मेज पर थी। क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन में है, यानी कि बहुवचन है, तो इसलिए वर का प्रयोग होगा। यू वर इन द फील्ड, तुम मैदान में थे। तो यह सेंटेंस जो है पास्ट में है, लेकिन अगर हम इसे प्रेजेंट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे? यू आर इन द फील्ड, तुम मैदान में हो। तो यहाँ पर यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा या वर का प्रयोग होगा। अगर वो प्रेजेंट में है तो आर का, और अगर पास्ट में है तो वर का। आई के साथ प्रेजेंट में सेंटेंस है तो एम का प्रयोग होगा, और अगर पास्ट में है तो वाज का प्रयोग होगा। जैसे आई एम ए टीचर, तो अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, मैं अध्यापक हूँ। लेकिन अगर हम इसे पास्ट में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? आई वॉज ए टीचर, मैं अध्यापक था, मैं एक अध्यापक था। तो यहाँ पर वर का प्रयोग नहीं होगा, वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि वाज एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे नेक्स्ट, रुचि इज ब्यूटीफुल। अभी ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये रुचि सुंदर है, लेकिन जब अगर हम इसे पास्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रुचि वॉज ब्यूटीफुल, रुचि सुंदर थी। तो अब ये एक वचन कर्ता के साथ पास्ट में है तो वाज का प्रयोग होगा, और अगर वह प्रेजेंट में है तो इसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा, और बहुवचन कर्ता के साथ प्रेजेंट में आर का प्रयोग होगा। और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग होगा, और बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग होगा। एक्सरसाइज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पेज नंबर 240 पर जो दी गई है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो तो सॉल्व हुई हुई है लेकिन हम उससे सीखेंगे। उसके बाद
जो हमें बुक में एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी गई है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस बुक में दिया है भारत एक ग्रामीण देश है, यानी यहाँ पर भारत की विशेषता बताई गई है कि भारत एक ग्रामीण देश है, यानी भारत जो है एक गांवों वाला देश है। जैसे कि आपने रूल्स में पढ़ा था कि यहाँ पर सब्जेक्ट की कोई ना कोई विशेषता बताई जाएगी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट भारत है और उसकी विशेषता बताई गई है कि भारत एक ग्रामीण देश है। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है और भारत जो सब्जेक्ट हमारा एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हम भारत के साथ इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर इंडिया, बी में इसका प्रयोग होगा इंडिया इज ए ग्रामीण देश, यानी एक ग्रामीण देश, यानी क्या आएगा ए ग्रामीण को क्या बोलते हैं रूरल, कंट्री देश को बोलते हैं कंट्री, COUNTRY कंट्री। तो यहाँ पर भारत हमारा सब्जेक्ट है और बी की फॉर्म में इसका प्रयोग हुआ है क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है और सब्जेक्ट हमारा एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। एक ग्रामीण देश यह कॉम्प्लीमेंट है, तो ए रूरल कंट्री। नेक्स्ट संसार आंसुओं की झील है, यहाँ पर संसार के बारे में बताया गया है, संसार की विशेषता बताई गई है कि संसार आंसुओं की झील है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसकी है विशेषता बताई गई है कि संसार आंसुओं की झील है। ये सेंटेंस प्रेजेंट में है और संसार जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होगा। तो द वर्ल्ड, संसार को क्या लिखेंगे द वर्ल्ड इज, झील को क्या कहते हैं लेक, ए लेक आंसुओं की, तो इसके लिए आएगा ऑफ टीयर्स, TEARS टीयर्स। नेक्स्ट सचिन क्रिकेट के महानायक हैं, यहाँ सचिन की विशेषता बताई गई है कि सचिन क्रिकेट के महानायक हैं। तो सचिन हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एक वचन है और इसके साथ यहाँ पर इसका प्रयोग होगा, यहाँ पर है का प्रयोग हुआ है, तो ये सचिन के लिए रेस्पेक्ट के लिए प्रयोग हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे सचिन, सचिन इज महानायक, महानायक को बोलते हैं सुपरस्टार, तो यहाँ आएगा द सुपरस्टार क्योंकि क्रिकेट के हैं तो ऑफ क्रिकेट, उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट फोर्थ कश्मीर धरती पर स्वर्ग है, यहाँ पर कश्मीर की विशेषता बताई गई है कि कश्मीर धरती पर स्वर्ग है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कश्मीर है और सब्जेक्ट हमारा कैसा है एक वचन करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी इसका प्रयोग होगा और सेंटेंस क्योंकि प्रेजेंट में है इसलिए इसका प्रयोग होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कश्मीर, फिर बी की फॉर्म में इज, कश्मीर इज धरती पर स्वर्ग, स्वर्ग को क्या बोलते हैं पैराडाइज, धरती पर धरती के ऊपर है तो प्रीपोजिशन क्या आएगी ऑन, धरती को क्या कहते हैं अर्थ, EARTH अर्थ, उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट ईदगाह मुसलमानों का धर्म स्थल है, तो यहाँ पर ईदगाह की विशेषता बताई गई है, ईदगाह क्या है मुसलमान। नेक्स्ट ईदगाह मुसलमानों का धर्म स्थल है, यहाँ पर ईदगाह की विशेषता बताई गई है कि ईदगाह मुसलमानों का धर्म स्थल है। यह सेंटेंस भी प्रेजेंट में है और सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होगा। ईदगाह इज मुसलमानों का धर्म स्थल, तो मुसलमानों का धर्म स्थल को बोलते हैं मुस्लिम श्राइन, मुस्लिम श्राइन।
फुल स्टॉप। नेक्स्ट, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो यहाँ हिंदी की विशेषता बताई गई है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो सब्जेक्ट की यहाँ विशेषता क्या बताई गई है कि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है। तो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग होगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हिंदी, सब्जेक्ट के बाद इज, हमारी यहाँ जाएगा आवर, और मातृभाषा को क्या बोलते हैं, मदर टंग। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, सत्य एक अचूक हथियार है। यहाँ पर सत्य की विशेषता बताई गई है कि वो अचूक हथियार है, कि कभी भी फेल होने वाला हथियार नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस ट्रुथ TRUTH, ट्रुथ इज अचूक हथियार है, अनफेलिंग वेपन्स। तो यहाँ आएगा एन अनफेलिंग वेपन। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, जंगल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जंगल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, यानी यहाँ एक जंगल के बारे में बात नहीं की गई है, बहुत सारे जंगल के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, यहाँ पर बहुवचन करता है। तो यहाँ पर बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फॉरेस्ट्स, FORESTS, फॉरेस्ट आर। अब आएगा हमारी, हमारी को क्या लिखेंगे, आवर। राष्ट्रीय को क्या लिखते हैं, नेशनल, NATIONAL, नेशनल। और संपत्ति को क्या कहते हैं, एसेट्स, ASSETS, एसेट्स। उसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट, वह 60 वर्ष से ऊपर की है। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, तो शी, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में है तो सी के साथ इज का प्रयोग होगा। सी इज 60 वर्ष से ऊपर की है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ओवर आएगा, क्योंकि 60 वर्ष से ऊपर की है। तो जब लगभग लगभग कोई दूरी दी गई हो तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा। ओवर 60, SIXTY, 60, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, मेरी परीक्षाएं निकट हैं। तो माई एग्जामिनेशंस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी परीक्षाएं हैं, निकट हैं, तो यहाँ आएगा माई एग्जामिनेशंस, EXA, एग्जामिनेशंस। बहुत सारी है और प्रेजेंट में है तो आर का प्रयोग होगा, और निकट है तो क्या आ जाएगा इसमें, एट हैंड, एट हैंड। नेक्स्ट, पद्मावत एक अच्छी फिल्म है। पद्मावत एक अच्छी फिल्म है, या फिल्म के बारे में बताया गया है कि पद्मावत एक अच्छी फिल्म है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, एक वचन है, सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होगा। लिखेंगे पद्मावत, पद्मावत इज अच्छी फिल्म है, तो फाइन मूवी, ए फाइन फिल्म को क्या कहते हैं, मूवी, मूवी आई, मूवी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, बस का ड्राइवर नशे में धुत था। देखो यह सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ बस का ड्राइवर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, द बस ड्राइवर, द बस ड्राइवर वॉज नशे में धुत। नशे में धुत को बोलते हैं डेड ड्रंक, DEAD, डेड
DRUNK ड्रंक, नशे में धुत था। नेक्स्ट, यह आत्महत्या का मामला है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यह है दिस और यह आत्महत्या का मामला है। यह सेंटेंस प्रेजेंट में है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन करता है, तो इसके साथ इसका प्रयोग होगा। क्या लिखेंगे? दिस इज। मामला है तो यहाँ आ जाएगा, मामले को क्या बोलेंगे? केस। आत्महत्या का, ऑफ सुसाइड, SUICIDE, सुसाइड। नेक्स्ट, केवल 10 मिनट बचे हैं। तो यहाँ पर केवल 10 मिनट बचे हैं, यह यहाँ पर जो सब्जेक्ट है केवल 10 मिनट है, और ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, क्योंकि 10 मिनट बहुत सारे मिनट हैं, तो इसलिए आर का प्रयोग होगा। अगर 1 मिनट होता तो इसका प्रयोग होगा। इंग्लिश में एक से जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो प्लूरल में आता है, यानी बहुवचन में आता है। तो ओनली 10 मिनट्स, तो ओनली 10 मिनट्स आर बचे, तो इसको लिखेंगे लेफ्ट और फुल स्टॉप। तो ये क्या हुआ? केवल 10 मिनट बचे हैं, ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट, क्योंकि 10 मिनट्स एक से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। तो ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट। बच्चों, अब हम ए और एन का प्रयोग सीखेंगे। जैसे कि हम अपनी पिछली कक्षाओं में या बचपन से ही छोटी कक्षाओं से सीखते आ रहे हैं कि इंग्लिश में वोवेल्स जो होते हैं AEIOU 5 होते हैं, और हिंदी में जो स्वर होते हैं यानी वोवेल्स होते हैं वो ऐ से लेकर अणे खाली तक होते हैं। ए, आ, इ, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अन्ह, ये हिंदी के स्वर हैं। तो हम इंग्लिश में ए का प्रयोग और एन का प्रयोग कैसे करेंगे ये सीखेंगे, कि एन का प्रयोग कहाँ लगाएंगे और ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो अभी सेंटेंस में वर्ड आया था अनफेलिंग, यहाँ पर यू लिखा हुआ है, और यू से पहले हमने एन लिखा है, यानी अनफेलिंग से पहले एन लिखा है। यहाँ पर एन कैसे आया? ये जब हम यहाँ इंग्लिश में यू लिखा हुआ है और जब इसकी हिंदी में साउंड लिख ले, ऐसे अनह तक का कोई भी वर्ड आ जाए बोलने में, वो हिंदी वाला वर्ड आना चाहिए। तो यहाँ आ रहा है अनफेलिंग, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। जैसे एन आवर, यहाँ पर लिखा है एन आवर, लेकिन यहाँ तो एच लिखा हुआ है, तो हम इसे हावर तो नहीं बोल रहे ना, आवर बोल रहे हैं। तो यहाँ साउंड कौन सी निकल रही है? यहाँ पर आ की, हिंदी वाले स्वर की साउंड निकल रही है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, यहाँ साउंड किसकी निकल रही है? हिंदी वाले स्वर की, तो इसलिए एन का प्रयोग होगा। ए यूजफुल, यहाँ पर देखो यू लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश में वोवेल्स होता है यू, और इससे पहले तो एन आना चाहिए, लेकिन यहाँ ए क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में तो यू लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में साउंड क्या निकल रही है? या, और या जो होता है वो हिंदी का व्यंजन होता है, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। तो हम साउंड जो देखेंगे, उच्चारण जो देखेंगे, वो हिंदी वाला उच्चारण निकलना चाहिए, इंग्लिश वाला नहीं। तो यहाँ हमारा जो उच्चारण निकला हुआ है हिंदी का निकला है यूजफुल, तो यू या जो होता है वो व्यंजन होता है, हिंदी में व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, ए यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर हमको यहाँ पर जो उच्चारण निकल रहा है वो यूनिवर्सिटी का निकल रहा है, या ये आ रहा है, और यह हिंदी में व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर वन, ONE वन, तो ONE वन उच्चारण क्या निकल रहा है? वन, तो इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है, और जो व होता है वो हिंदी में व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग ए का प्रयोग हुआ है। ए यूरोपियन, तो यहाँ लिखा हुआ तो ई है, जो कि क्योंकि इंग्लिश में क्या है वो वोवेल्स है, लेकिन हमारे हिंदी में क्या उच्चारण निकल रहा है? यूरोपियन, या जो होता है हिंदी में व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। तो हम
जब भी ए और एन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ हम यहाँ देखेंगे कि उच्चारण किसका निकल रहा है, स्वर का, हिंदी के स्वर का निकल रहा है या हिंदी के व्यंजन का निकल रहा है। यदि हिंदी व्यंजन का होता है तो ए का प्रयोग करेंगे, और अगर हिंदी में व्यंजन स्वर का होता है, स्वर का उच्चारण निकलता है तो एन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ आया अनफेलिंग, तो उच्चारण आया अन, और आ आया है, आ हिंदी में स्वर होता है इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। ऐसे यहाँ पर एन आवर, तो उच्चारण हिंदी में आ की साउंड निकल रही है तो इसलिए एन का प्रयोग हुआ है। एन ऑनेस्ट, तो हिंदी में उच्चारण क्या निकला, ओ, और ओ हमारा क्या है यहाँ पर स्वर, तो इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। यहाँ ए यूजफुल, तो साउंड क्या निकल रही है, यूज, उच्चारण क्या हो रहा है, या, जबकि यू तो इंग्लिश में वॉवेल्स है, लेकिन यहाँ पर एन आना चाहिए, लेकिन एन नहीं आया क्योंकि हमारे हिंदी में जो उच्चारण है वो या, यू की साउंड निकल रही है, या जो होता है हिंदी में व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। ऐसे यहाँ पर ए यूजफुल, तो ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी हिंदी का उच्चारण निकल रहा है या हिंदी में क्या होता है, व्यंजन, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही ए वन में भी ए का प्रयोग हुआ है क्योंकि उच्चारण वाह का निकला हुआ, वाह हिंदी में व्यंजन होता है वन। यूरोपियन, तो यूरोपियन में भी ई लिखा हुआ है, इंग्लिश में ई जो है वोवेल्स होता है, लेकिन हमें हिंदी वाली साउंड देखनी है। यहाँ पर हिंदी में क्या निकल गया साउंड, या की साउंड निकल रही है, यानी व्यंजन आया है या, यूरोपियन, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों अब हम यूज़ ऑफ इट और यूज़ ऑफ दिस के बारे में सीखेंगे। इट को हिंदी में यह कहते हैं। इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के साथ होता है। यूज़ ऑफ दिस का भी अर्थ यह होता है, और दिस का प्रयोग सजीव व निर्जीव दोनों के लिए होता है। जैसे यह एक पेन है, तो यहाँ पर पेन एक निर्जीव वस्तु है, तो इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, दिस इज़ ए पेन और इट इज़ ए पेन। नेक्स्ट, यह प्यार है, यहाँ पर प्यार वर्ड जो है भाववाचक संज्ञा है, और भाववाचक क्योंकि यहाँ भाववाचक संज्ञा है और यह निर्जीव है, तो यहाँ हम लिखेंगे दिस इज़ लव या इट इज़ लव, और हम कैसे लिख सकते हैं इसे, इट इज़ लव। नेक्स्ट, यह राम है, और राम जो है सजीव है, निर्जीव नहीं है, इसलिए इसको दिस इज़ ए राम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें इट का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ दिस का ही प्रयोग होगा, लेकिन दिस का प्रयोग निर्जीव के लिए भी होता है और सजीव के लिए भी। तो जहाँ सजीव होता है वहाँ हम दिस का प्रयोग करते हैं, और निर्जीव के लिए इट का भी प्रयोग कर सकते हैं और दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह आत्महत्या का मामला है, तो कैसे लिखेंगे इसे, दिस इज केस ऑफ सुसाइड, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ केस ऑफ सुसाइड, क्योंकि आत्महत्या का मामला यह एक निर्जीव है, सजीव नहीं है। यहाँ इट इज़ केस ऑफ सुसाइड, तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हमने सीखा दिस और इट का प्रयोग। तो इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है और दिस का प्रयोग सजीव व निर्जीव दोनों के लिए होता है।